तो भी खुटखटी। तो खुटखटी ग्राम सभाओं को स्वायत्त शासी संस्था के रूप में स्थापित करने की बात हो रही है। एक ना कि अनुसूचित जाति में हमको शामिल करो। आप तो केंद्र में जाइए, केंद्र में आप ही की सरकार है, आप तो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है। कुर्मी तो ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है और बहुमत में है। जाइए अमित शाह से बोलिए, आप प्रधानमंत्री से बोलिए, आप नितिन गडकरी से बोलिए कि भाई हमको कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल कराइए। लोग देख रहे हैं माननीय पूर्व जो सांसद है शैलेंद्र माथुर जी बोल रहे हैं कि यहाँ पे 96 में जो कानून लागू है ये अल्पसंख्यक आदिवासी समाज शासन व्यवस्था को मतलब क्या बोलेंगे बहुसंख्यक समाज को तोपने का काम करेगा ये कानून। अच्छा, ये पूर्व संसद कहाँ के हैं? जमशेदपुर। कभी अपना इतिहास को इन्होंने देखा है? ये जो पूर्व संसद है आज के समय में कम से कम 75 साल हो रहा है। अपना राजनीतिक कैरियर को यदि आपको मान सम्मान बचाना ना संसद महोदय जी। पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं सुरेश चंद्र सोय जी से और अब तमाम यहाँ पे कोलान में तमाम ये का जानकारी रखते हैं और साथ साथ में ईचा डैम का भी उन्होंने सदस्य के रूप में है। और तमाम हम लोग देख रहे हैं कि आज झारखंड में पेशा कानून को लेकर जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं पेशा कानून लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कब तक लागू होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से सरकार को बोला जा रहा है कि जल्द से जल्द आप पेशा कानून लागू कर दीजिए। लेकिन पेशा कानून में हर एक लोग इसमें ये सरकार को डाइवर्ट करना चाहते हैं, लेकिन सरकार को डाइवर्ट करने से भी या नहीं करने से भी लेकिन आदिवासी लोग चाहते हैं कि इसको लागू करना जाए। हम लोग सुरेश जी से हम लोग बात करते हैं, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए कि पेशा कानून आप लोग किस प्रकार लागू कराएंगे और ये सुप्रीम कोर्ट ने जो सरकार को बार बार लेटर दे रहे हैं फिर भी ये जो विलम्ब हो रहा, विलम्ब क्यों हो रहा? सबको जोहार, खास करके इस पब्लिक एक्शन न्यूज के माध्यम से सामने करें हम सभी श्रोताओं का पीछे स्वागत करते हैं। इस मंच के माध्यम से आपने एक क्वेश्चन कहा है कि पेशा कानून लागू होना चाहिए और कई प्रकार की विरोधाभास बातें आ रही है जी। तो पेशा कानून एक्चुअल में केंद्र सरकार का संसदीय एक पावर है, क्योंकि संघीय ढांचा का मामला है। केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा हुआ है 245 के तहत 254 तक, और इसी अनुच्छेद के आलोक में कई प्रोविजंस है। और विरोधाभास जहां तक की बातें हैं, विरोधाभास एक्चुअल में नहीं है, लोगों ने इसको बना दिया है। ठीक है, फिर भी हम लोग चाहते हैं कि अभी हम लोग ये चाह रहे हैं कि पेशा कानून लागू होगा मान लिया जाए तो हमारे झारखंड में क्या बदलाव होगा, ग्राम सभा को क्या पावर मिलेगी, हाँ ना, इस बारे में पहले चर्चा करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले आपको पेशा कानून समझना पड़ेगा। पेशा कानून के लाने का मकसद क्या है, और उससे पहले यदि हम झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 इस पर भी हम बातें करेंगे। वो विरोधाभास इन्हीं दो कानूनों में है। तो संघीय ढांचा की जब हम संविधान के उपबंधों के अनुसार जब हम शासन तंत्रों की व्याख्या करते हैं तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार बाध्य है कि यदि संविधान के उपबंधों से असंगत यदि कोई कानून है तो लागू नहीं होगा। इसके कारण सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को खटगड़ में खड़ा कर दिया है कि आपने जो केंद्रीय कानून है उसका अवहेलना किया ना, संविधान के उपबंध जो 254 जिसमें कहा गया है कि यदि किसी विषय पर केंद्र सरकार या संसद कानून बनाती है और उसी विषय पर यदि राज्य सरकार भी कानून बनाती है तो केंद्र का बनाया हुआ कानून ही एप्लीकेबल होगा, जो 254। तो ये झारखंड सरकार ने 2001 में झारखंड पंचायती राज अधिनियम 1 बनाया है, लेकिन 1996 में 73 संविधान संशोधन का जो मोटो था उस मोटो के अनुसार 244 या 243 M का सब क्लोज 4 और B के तहत के सदस्य को पावर मिला था कि आप पंचायत से संबंधित या स्वशासन से संबंधित कानून आप बनाइए। इसी के आलोक में केंद्र सरकार ने 24 दिसंबर 1996 को प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सेंट टू द शेड्यूल एरिया ये एक कानून बनाया, खास करके अनुसूचित क्षेत्रों के स्वशासन से संबंधित कानूनों के मामले में। और इसी कानून को जब इस झारखंड में 5वीं अनुसूची में लागू करने की बात आई, और उससे पहले 1994 में ये छोटानागपुर या झारखंड को स्वशासी जिला परिषद के रूप में स्थापित किया जा चुका था। और ये 2000 से पहले 2000 में जब झारखंड बना उससे 2007 में ये शेड्यूल एरिया के रूप में अनुसूचित क्षेत्र आदेश
229 के तहत ये सूचीबद्ध हुआ है। तो यहाँ के लिए पेशा कानून ही लागू होगा, मतलब स्वशासन से संबंधित कानून लागू करने की बातें की गई है और 6 शेड्यूल के पैटर्न पर। तो सवाल ये उठता है कि इसके जो क्या प्रोविजंस हैं, क्या विसंगतियां हैं झारखंड पंचायती राज में, इन्हीं को समझने की जरूरत है। बिल्कुल, तमाम चीजों को हम लोग देख रहे हैं। तो अभी थोड़ा थोड़ा आपको जो ये इतना आप जो बना चुके हैं, इसका थोड़ा सा महत्व बता दीजिए, कौन कहाँ क्या है, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। ये आप जो बनाए हो इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। ये एक प्रकार का हमारा संघीय ढांचा है। 5th शेड्यूल के ये 10 राज्य हैं जहां अनुसूचित क्षेत्र के रूप में सूचीबद्ध है, और जहां का ये झारखंड या 5वीं अनुसूची बंगाल रेगुलेशन 13 1833 के तहत साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में पहले ही एक राज्य रूप में बना है। ये कभी भी बिहार का हिस्सा नहीं था। बिहार का हिस्सा इसीलिए नहीं था कि बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार प्रांत जो है ना 1912 को अलग हुआ है, और 1912 को जब बिहार अलग हुआ, 1833 को ही छोटनागपुर के नाम से साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी पहले ही अलग हो चुका था स्वशासन व्यवस्था होने के नाते, और 1936 को आपका बिहार से उड़ीसा अलग हुआ। इस हिसाब से झारखंड में जो बातें आ रही है आज के समय में, झारखंड पंचायती राज अधिनियम, ये झारखंड पंचायती राज अधिनियम एक्चुअल में नहीं है। ये संशोधित बिहार पंचायत राज अधिनियम 1947 का अंतः स्थापित किया गया है। अच्छा। और बिहार पंचायत समिति अधिनियम 1961 और 1993 को ही एडॉप्ट किया गया, और इस पंचायत राज अधिनियम, बिहार पंचायत राज अधिनियम पहले ही सुप्रीम कोर्ट में इसको खारिज किया गया है, क्योंकि आप अनुसूचित क्षेत्रों में सामान्य क्षेत्र यानी पहली अनुसूची का शासन व्यवस्था को आप लागू नहीं कर पाओगे। तो देखिए, आज के टाइम में ये भारत एक संघीय ढांचा है। बिल्कुल, जो भी कानून बनेगी पहली अनुसूची के मामले में ये संसद है और राज्य विधानमंडल है। राज्य विधानमंडल 7वीं अनुसूची पर काम करेगी और संसद आपका संघ सूची पर काम करेगी। तो इसी संसद के माध्यम से 1996 को ये पेशा कानून बना। ये पेशा कानून एक्चुअल में ग्राम सभाओं को स्वायत्त शासी सरकार स्थापित करने के लिए कहता है। जब 73 संविधान संशोधन लाया गया, उसके पीछे एक ही था कि डिपार्टमेंट के माध्यम से पूरा गांव का विकास हो रहा था, पहले मंत्रालयों के माध्यम से तो डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। पूरे भारतवर्ष का जितने जो ग्राम गणराज्य है, गांव का डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। उसके चलते 73 संविधान संशोधन करना पड़ा। ये आपका बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, सिंघवी, इनके आलोक में एक कमेटी बनाया गया कि नहीं, हमको निचले स्तर भी एक और सरकार बनाना होगा जो पंचायत से संबंधित। इसीलिए बाद में क्या किया इन्होंने, 73 संविधान संशोधन के आलोक में एक पंचायत शब्द को लाया, भाग 9 को। अच्छा। और उस भाग 9 को बताया गया है कि आप चुनाव कैसे करोगे, उसकी अधिकार क्या होगा और किस विषय पर कानून बनाएगा। उसके लिए विषय दिया गया है 29 विषय, जिसमें आप बोल सकते 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया है। 11वीं अनुसूची। ये पंचायती सरकार एक सरकार है। जब भी आप सरकार की बातें करती है, वो संवैधानिक यानी विधायी संस्थाओं की स्थापना करना पड़ेगा। बिल्कुल। जिस प्रकार का यदि आप केंद्र सरकार की बात करेंगे तो संसद एक केंद्रीय सरकार विधायिका है, राज्य विधानमंडल एक विधानमंडल है, विधायिका है। उसके माध्यम से चुनाव को इलेक्शन किया जाता है, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव जो भारत निर्वाचन आयोग से होता है। और यहां पर भी जो हमने 2001 में राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से हमारा इलेक्शन हुआ, लेकिन पंचायती राज मॉडल को कभी भी स्थापित नहीं होने दिया गया, शेड्यूल एरिया में नहीं होना चाहिए। तो ये एक प्रशासनिक मॉडल है, और इसी प्रशासनिक मॉडल में स्वायत्त शासित संस्था के रूप में ये स्थापित करने की बात करती है, नहीं एक, लेकिन उसमें झारखंड पंचायती राज अधिनियम में जो प्रोविजंस है और पेशा में जो प्रोविजंस है उन्हीं में असंगत है, और कुछ लोग इसी को लागू नहीं करना देना चाहता है। कुछ लोग चाहता है कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 में जो है वही लागू होना चाहिए, और उसको पेशा कानून को लागू नहीं होने देना चाहता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी ग्राम सभाओं का अधिकार मिला है। लोग नहीं चाहता है कि पंचायत राज अधिनियम ही लागू हो, पेशा कानून के जो प्रोविजंस है 25 प्रोविजंस, उसको लागू नहीं होना देना चाहता है। यही लड़ाई है। तो अभी जो कुछ हम लोग देखते हैं, बहुत सारे रांची में हम लोग आप नाम ले सकते हैं जिसका भी होगा, जो आपको इसका विरोध में बात कर रहा हो, चाहे क्या JPRA का बात कर रहा, ये सब निशा उरावना क्या नाम है, उन्होंने भी कुछ बात कही। उन लोगों से बात से क्या तात्पर्य निकलता है? देखिए, उनसे यही तात्पर्य निकलता है कि उन्होंने पेशा कानून को या 73 संविधान संशोधन के मकसदों को उन्होंने स्टडी किया नहीं। अच्छा। ये केवल झारखंड पंचायती सरकार यानी पंचायत राज जो मंत्रालय है, वो निचले स्तर पर अपना डेवलपमेंट के लिए कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार करना चाहता है, उसी को इन्होंने एडॉप्ट किया है। जबकि 73 संविधान संशोधन का मकसद था कि एक और सरकार निचले स्तर पर स्वशासी सरकार बनाना है,
ताकि ग्राम सभाओं का डेवलपमेंट अपने अनुसार से हो सके, उनको वित्तीय पावर मिला जाए, न्यायिक व्यवस्था मिलना चाहिए, कार्यपालिका शक्ति मिलनी चाहिए और विधायी शक्ति मिलनी चाहिए। लेकिन झारखंड पंचायती राज अधिनियम में ये चीजें नहीं है, इसीलिए ये विरोध हो रहा है। इनका मकसद है अभी वर्तमान में, जिसकी हम बात कर रहे हैं, निशा उरांव जो डायरेक्टर हैं, हाल फिलहाल में जो 2024 में ड्राफ्टिंग किया गया है, झारखंड पंचायती राज विभाग, झारखंड सरकार का पंचायती राज मंत्रालय के तहत इसी झारखंड पंचायती राज अधिनियम जिसकी हम विरोध कर रहे हैं, उसी में एक धारा है 131 का सब क्लोज 1, झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 की धारा 131 की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद द्वारा झारखंड पंचायत उपवन अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार नियमावली 2024 गठन करना चाहती है। 2024 गठन करना चाहती है कौन? झारखंड पंचायती राज विभाग। अब ये सवाल उठता है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, झारखंड पंचायती राज अधिनियम ही इस शेड्यूल एरिया में एक्सटेंशन नहीं हो सकता है, उसी का एक सब क्लोज 131 के उपधारा 1 के तहत आप एक और नियमावली पंचायत राज अधिनियम के भीतर ही पेशा कानून को समावेश कर रहे हो। केंद्रीय कानूनों को झारखंड पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत घुसाया जा रहा है, जो बिल्कुल ही असंवैधानिक है। केंद्रीय कानून को झारखंड पंचायती राज अधिनियम के भीतर आप नहीं रख सकते, ये हकीकत है। क्योंकि इसमें जो झारखंड पंचायती राज अधिनियम की बातें हम आपसे इस माध्यम से अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि झारखंड पंचायत राज अधिनियम में कुल 1 से लेके 163 धाराएं हैं, 1 से लेके 163 धाराएं हैं। इसी धाराओं में झारखंड पंचायती राज अधिनियम में गांव को विस्थापित करने का अधिकार है, किसी भू अर्जन करने का अधिकार उसको प्राप्त है, उसके बाद नियमों को संशोधन करने का अधिकार है, और दूसरा सरकारी जमीनों को ट्रांसफर करने का भी अधिकार है। लेकिन पेशा कानून में जमीनों को वापसी करने का अधिकार है, खनन स्वामित्व का अधिकार है, गौण खनिजों पर और अधिकार है, यहाँ तक कि एनजीओ पर कंट्रोल करने का अधिकार है, ट्रस्टों पर कंट्रोल करने का अधिकार है, यहाँ तक कि स्वशासी जिला परिषद के रूप में केंद्र सरकार और राज्य सरकार यदि मौलिक अधिकारों से असंगत कोई कानून बनाएगी 11वीं अनुसूची पर, तो उस कानूनों को भी, संसद का कानून और राज्य विधानमंडल का कानूनों को भी रद्द करने की क्षमता आपका बिल्कुल। इसमें हम लोग बहुत सारा कानून हम लोग ऐसे ऐसे देख रहे हैं जो बहुत सारा जो पावर है ग्राम सभा को प्राप्त हो जाएगा। तो इससे हम लोग देखते हैं कि तमाम जैसे मुखिया हो चाहे विधायक हो, वर्तमान जो भी जितने भी विधायक हो, उन सभी का पावर थोड़ा घट जाएगा, हमको ऐसा लगता है। नहीं, घटने का सवाल नहीं है। यहाँ पर एक्चुअल में 2 प्रकार का शासनिक व्यवस्था है जो 2001 में गलत हुआ है। क्योंकि 2001 में इसीलिए गलत हुआ है कि उस समय बाबूलाल मरांडी जी मुख्यमंत्री थे, लेकिन उस समय शेड्यूल एरिया टोटल के टोटल झारखंड शेड्यूल एरिया था उस समय क्योंकि 18 जिला आसपास, नहीं 18 जिला, हाँ बिल्कुल। और स्वशासी जिला परिषद के रूप में 1994 में एक्ट पास हुआ था, झारखंड एरिया स्वशासी परिषद। उसमें 18 का 18 जिला पूरा शेड्यूल एरिया था ये पूरा। और 2000 में इन अनुसूचित 18 जिलों को ही मिला करके एक झारखंड राज्य का गठन हुआ। और 2001 में झारखंड में अनुसूचित क्षेत्र और गैर अनुसूचित क्षेत्र का बंटवारा नहीं हुआ था, लेकिन उसमें बाबूलाल मरांडी जी ने झारखंड पंचायती राज अधिनियम बिना शेड्यूल एरिया को बांटे 2001 को पास कर दिया, और 2005 में भी इसको ही संशोधन कर दिया, और 2007 में झारखंड 2 हिस्सों में बंट गया। यानी उस समय बाबूलाल मरांडी जी को पता ही नहीं था, या हम कहें कि भारतीय जनता पार्टी को पता था कि हमको कैसे तोड़ना है झारखंड को, इसीलिए उसने पहले 2001 में इसकी पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी, जबकि अनुसूचित क्षेत्र पूरा के पूरा था उस समय। इसीलिए हम ये कहेंगे कि पूरा के पूरा ये झारखंड आज अनुसूचित क्षेत्र के रूप में है। ये जिसको हम बोल रहे हैं पेशा कानून, ये पेशा कानून पूरा संपूर्ण झारखंड के लिए, ना कि 12 जिला या 13 जिला या नन आपका गैर अनुसूचित क्षेत्र। क्योंकि जब अनुसूचित क्षेत्र था, जब बना था 1996 में, जिस प्रकार से 18 जिला जो था, अभी तो उसको 18 जिला से अभी और फिर 24 जिला में ये कर दिया है। तो अभी आप बता रहे हैं कि 13, अभी कितना जिला में ये 12 जिला में 55 अनुसूची लागू है। नहीं, 13 जिला में, 13 जिला। अब सोचिए, किसी एक पेड़ को मैं काटूंगा, सागवान को मैं 24 हिस्सा में बांटूंगा,
तो टुकड़ा तो सागवानी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सेम वही है, अगर आपका झारखंड का भूखंड जहां पर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम अप्लीकेबल है या संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम अप्लीकेबल है, उसको कितना भी जिला में बांटिएगा वो तो संथाल परगना का भूखंडे होगा, छोटानागपुर का भूखंडे होगा। हम लोग को ये जो भूखंड में मान लिया जाए, हाँ। अगर गैर आदिवासी आकर के वहां पर प्रवेश करके अगर ज्यादा से ज्यादा वो लोग का पॉपुलेशन हो गया, तो क्या फिर अनुसूचित इस जगह से उसको गैर सूची नहीं बना सकते हैं? ये भूखंड का मामला है। रोजगार की समता का अधिकार संविधान का आर्टिकल 19 के तहत रोजगार उपजीविका करने की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। तो क्या आज पाकिस्तान का आदमी यदि भारत में आ जाएगा, उनकी संख्या बढ़ जाएगी, बांग्लादेश से यदि हो जाएगा तो आपका भारत पाकिस्तान में मिल जाएगा? क्या भारत को आप विभाजन करेंगे उसका? नहीं हो सकता है। लोगों को रहने बसने निवास करने का अधिकार है। यहाँ पर अप्रवासी भारतीय के रूप में विदेश से भी लोग नागरिकता हासिल कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो नहीं है कि वो वहां का हो गया। उस पॉपुलेशन के अनुसार से हम उस जिला को तो कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे आज के आपका मझगांव में वहां पर मुस्लिम समुदाय सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। अब ये सवाल तो जमीन तो खुटखटीदार रैयतों का है, आदिवासियों का है। वहां पर यदि आ गया तो ये जमीन अब अल्पसंख्यक समुदायों का है, जो बाहर रोजगार के लिए आया उनका हो जाएगा। अरे हम तो उनको आश्रय दिए रोजगार के लिए, आप यहाँ बाहर भाड़ेदार के रूप में रहते हैं, आप नौकरी के लिए रह रहे हैं। नियम नहीं बना इसीलिए यहाँ पर अस्थायी रूप से रह रहा है, नहीं तो आप नौकरी कीजिए और चले जाइए। हम नौकरी करने से लोगों को नहीं रोकते हैं, लेकिन मेरी संवैधानिक व्यवस्थाओं पर प्रतिकूल असर पड़ेगा तो भाई संविधान का आर्टिकल 19 का सबक्लॉज 5 तो यही बताता है कि स्थानीय जनता के हितों पर यदि कोई प्रतिकूल असर पड़ेगा तो प्रतिबंध तो लगाएगा। हमारा आदमी जितने जो विधायक लोग पहुंचे हैं कुछ नहीं जानता, इसके चलते हम प्रतिबंध नहीं लगा पा रहे। इसके चलते आज अल्पसंख्यक के रूप में हम आ गए। झारखंड में पूरा 81 विधानसभा है। यदि हम 1996 में ही यदि घुसखोरी नहीं हुआ होता, 1996 में ही बन गया, या झारखंड यदि 1950 में बन गया होता, तो आज पूरा के पूरा हमारा आदिवासी लोग ही या मूलवासी लोग ही विधायक होते हैं। बिल्कुल, ये दिक्कत है यहाँ। और भी हम ये बताना चाहेंगे कि ये नक्शा में अगर आप कुछ बताने लायक है तो आप बता सकते हैं, फिर हम लोग कुछ और सवाल आपसे करेंगे। देखिए, आज के समय में एक ही चीज सामने आना है कि झारखंड पंचायत राज अधिनियम को लोग समर्थन क्यों कर रहे हैं, पेशा कानून को क्यों लागू नहीं होने देना चाहिए, कौन लोग हैं वो लोग? बिल्कुल, हम भी जानना चाहते हैं कौन लोग हैं, आपके क्या ये है? देखिए, संविधान का आज का केवल बात नहीं है, लोकतंत्र का विरोधी पहले भी लोग करते थे और संविधान का विरोधी पहले भी करते थे। कुछ समुदाय हैं जो संविधान को नहीं मानता है और लोकतंत्र को नहीं मानता है। लोकतंत्र का मतलब है जनता के लिए, जनता के द्वारा। जनता को एक संप्रभु शक्ति नहीं देना चाहता है, और खास करके हमारा जो ग्राम सभा है उसको तो देना ही नहीं चाहता है, क्योंकि उसके पास जुडिशियल पावर है, विधायिका पावर है, कार्यपालिका पावर है। और जो लोग नहीं देना चाहता उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स लोकतंत्र के विरोधी है, क्योंकि ये ब्यूरोक्रेट की उत्पत्ति आपका ब्रिटिश शासन तंत्र से आया है। और दुर्भाग्य यही है कि भारत आजाद होने के बाद में उस समय के केंद्र सरकार जो भी बैठी थी उस समय 1952 में, उन्होंने ब्रिटिश कानूनों को हूबहू एडॉप्ट किया है। वही ब्रिटिश कानून का आईपीसी, वही ब्रिटिश कानून का सीआरपीसी, वही ब्रिटिश कानून का आपका फॉरेस्ट एक्ट, वही ब्रिटिश कानून का आपका नगरपालिका एक्ट, वही ब्रिटिश कानून का आपने पंचायत राज अधिनियम, वही ब्रिटिश कानून का जुडिशियल को भी आपने लाया, और वही ब्रिटिश कानून का नौकरशाही व्यवस्था को भी आपने एडॉप्ट किया। यही नौकरशाही व्यवस्था आज अब कैप्चर किया हुआ इस सिस्टम पर, और ये नहीं चाहता है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। और यही ब्यूरोक्रेट्स जो नेताओं को भी अनभिज्ञ लोग पहुंच रहा है, तो तर्क वितर्क नहीं, तो ये हावी हो रहा है, और पूरा सिस्टम आज ब्यूरोक्रेट्स के अधीन है, और ये स्वतंत्र नहीं होना देना चाहता है। और यही एनजीओ को भी चलाता है, और एनजीओ के रूप में विदेशी ताकतें आ रही हैं। आज हम जिसकी बात कर रहे हैं, पंचायत राज अधिनियम जिसका हम विरोध कर रहे हैं, इसमें ऑटोनोमस काउंसिल यदि बनेगा, पेशा कानून बनेगा, तो एनजीओ पर हम कंट्रोल करेंगे। आप यहां काम नहीं कर सकते हो, ट्रस्ट को हम रोक सकते हैं, आपका उधार देने वाली संस्थाओं को, सहकारी लोगों को रोक सकते हैं। क्यों? ये एनजीओ लोग भारत का सबसे निचले स्तर का लोकतंत्र का जगह पर ये लोग प्रवेश करता है, विदेशी फंडों को लाता है वो लोग, तो आंतरिक रूप से ये लोग हस्तक्षेप करता है। तो विदेशी फंड को जब लाता है तो वहां पे विकास का काम नहीं करता है। हमको विकास की क्या जरूरत है विकास फंड से? मेरे पास तो इतने मिनरल्स हैं, हम रिसोर्स हैं, हम खनिज संसाधन के मामले में भारत अग्रणी है विश्व का, हमको क्यों चाहिए?
आपने उन लोगों को बुलाओगे, फिर वो लोग आएगा, अपने साथ कुछ लोगों को, समर्थकों को बुलाएगा और अपने लोगों को बसाएगा, और उनकी हो सकता है उनकी भाषा, लिपि, संस्कृति, धर्म अलग होगा, तो आपको प्रभावित करेगा, आप उसमें शामिल हो जाइएगा। फिर वो चुनाव के समय बोलेगा, फतवा जारी कर देगा, हम लोग को इसको वोट देना है। तो आंतरिक रूप तो हस्तक्षेप कर रहा है ना। और एजुकेशन में बढ़ाएगा उसको, आपके तरीके से अपना एजुकेशन देगा, बच्चों को पढ़ाएगा, बाद में उस एजुकेशन से बोलेगा आपको उसमें कन्वर्ट होना है। तो एक तरह से आपको तो धार्मिक स्वातंत्र का अधिकार है, उस पर तो प्रतिकूल असर पड़ेगा। तो अगर आज के डेट में हम इसको और थोड़ा सा बताएं, आज रूस ने यूक्रेन पर युद्ध क्यों किया? क्योंकि यूक्रेन में रूस के समर्थक लोग भी थे। आज हम एनजीओ के माध्यम से विदेशी ताकतों को आप शासन तंत्र में अप्रत्यक्ष रूप से घुसने के लिए आप मौका दे रहे हैं। ये स्थिति पैदा होगा। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि निचले स्तर पर तो नहीं कीजिए, क्योंकि जहां गांव है, गांव में ही बाहरी लोग आता है। किसी का जाति प्रमाण पत्र बनाता है, आवासीय प्रमाण पत्र बनाता है, निवास प्रमाण पत्र बनाता है, कोई देश में नहीं आता है। यदि कोई भी आएगा, बांग्लादेशी आएगा या कोई भी यूरोप का देशी आएगा, कोई भी विदेशी, चाहे चाइनीज को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, मैं बोल रहा हूं, ये यदि आएगा तो किसी गांव में आएगा, शहर में नहीं आएगा। किसी गांव में आकर के अपना जाति आवासीय बनवाएगा पैसा दे करके। तो हमारा तो हस्तक्षेप हो गया ना। और एक बात, एक कम्युनिटी फिर बनता है, उनकी संख्याएं बढ़ती है, धीरे धीरे ये लोग हमारे पर अतिक्रमण करता, अपनी व्यवस्थाओं को, यदि उनकी संख्या ज्यादा बढ़ जाती है तो ये अपनी व्यवस्था को बाद में लागू, इसीलिए हम लोग पंचायत राज अधिनियम का हम लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि यही साहूकारी व्यवस्था है। इसमें एक चीजें हैं, आपको बताना चाहेंगे। रिजर्व बैंक से यदि किसी ने रजिस्ट्रेशन किया है, उधार देने वाली संस्था है, तो आपके क्षेत्र में काम करेगी। आप उधार दे दिया, आप यदि चुकाने नहीं सके तो आपका जमीन तो लेगा ना। बिल्कुल। तो यही प्रक्रिया चल रही है। उधार देने वाला संस्था हमारे पास क्यों होगा? हम ही को, ग्राम सभा को ही दो ना। यदि आपको लोन देना ही है मुझे, तो एनजीओ को क्यों दे रहे हो, या बैंकों को क्यों दे रहे हो? ग्राम सभा को, ग्राम सभा का दे दो, ये तो भागेगा भी नहीं। डेवलपमेंट आप चाहते हो कि ग्राम सभा के भीतर हो, और आप चाहते हो कि बाहर का लोग आकर के डेवलप करें। एक एनजीओ आएगा, एक ट्रस्ट आएगा, एक समिति आएगी, एक बैंक से रजिस्टर्ड कोई कंपनी आएगी, फिर डेवलपमेंट करेगा। अरे ग्राम सभा को दो। हम लोग इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं कि नहीं, हमें स्वायत्तता का अधिकार चाहिए, हमें स्वशासन का अधिकार इस संविधान ने दिया है हमको। हम अनुसूचित जनजाति के लोग, अनुसूचित क्षेत्र में निवास करने वाले लोग, हम खुद कटीदार रैयत हैं। तो ग्राम सभा में जब इतनी पावर, जब इस पे पेशा कानून पे जब होने वाला है, तो हम पूछना ये चाहेंगे कि आज तक मुंडा मानकी चुप है, आज तक माझी बाबा चुप है, ये कारण क्या है? देखिए, शासन तंत्र को चलाने के लिए यहाँ तो पहले ही अंबेडकर ने कहा था, जिन लोगों को आप चुनकर भेजोगे वो योग्य, ईमानदार, चरित्रवान, संविधान के जानकार नहीं हुए तो आपकी आजादी खतरे में पड़ेगी। तो क्या मुंडा और मानकी आज के समय अपना जुडिशियल पावर को मालूम है उसको? क्या प्रशासनिक व्यवस्थाएं कैसे चलती है उसको मालूम है? ये तो रूढ़िजन प्रथा के अनुसार से निचले स्तर पर शासन तंत्रों को चला रहा है। उनको कभी भी एजुकेट नहीं किया। एक डीसी यदि एग्जाम्पल लिखता है तो 6 महीने 7 महीने के लिए आप ट्रेनिंग करते हो, लेकिन मुंडा मानकियों को ट्रेनिंग कराया गया? शासन तंत्र कैसे चलाया जाता है, प्रशासनिक व्यवस्था के कभी ट्रेनिंग नहीं किया। इसीलिए नहीं ट्रेनिंग किया जाता है कि लोग जागरूक हो जाएगा तो जमीनों को प्रोटेक्शन करने में लोग सक्षम हो जाएगा। इसीलिए कोई नहीं ट्रेनिंग करना चाहता है, और मुंडा मानकियों को मानदेय के रूप में गुमराह कर रहा है आज के समय में। हम इसीलिए कहना चाहेंगे कि मुंडा मानकियों को मानदेय की उत्पत्ति कब हुई है, हुकूकनामा कब बना, जिसकी हम बात कर रहे हैं, विल्किंसन रूल की हम बात कर रहे हैं, कोल्हान की हम बात कर रहे हैं, या पूरा समूचे झारखंड की हम बात कर रहे हैं। विल्किंसन रूल के रूप में ये हुकूकनामा कब आया? हुकूकनामा को किसने लिखा, कहां से ड्राफ्टिंग किया गया है, किस अधिनियम के तहत हुकूकनामा का दस्तावेज को लिखा गया कि उपायुक्त के पूर्व अनुमति से प्रति जमीनों को आप ये करोगे? ये कुछ चीजें हैं जो हमें वो समझना है। मुखियाओं को भी, मुंडाओं को भी हमें जागरूक करना होगा, क्योंकि सक्षम नहीं है वो लोग, क्योंकि मुंडाओं के माध्यम से ही बाहरी लोग आता है। जमीनें चाईबासा को देख लीजिए, जमशेदपुर को देख लीजिए, रांची को देख लीजिए। यदि हम हो समाज के हैं तो मुंडा लोग यहाँ पर है, मणकी लोग हैं, शहर बस गया। जमशेदपुर में संताल लोग हैं, यदि रांची साइड में मुंडा है, उरांव है, भूमिज है, किसने बसाया? हमारा यही व्यवस्था के लोगों ने बसाया, और यही ग्राम पेशा कानून हमें अधिकार देता है। ग्राम सभा, मुंडा मालिक नहीं है, ग्राम सभा मालिक है। अच्छा, मुंडा तो एक पद है। अच्छा, मुंडा एक पद है, और वो ग्राम सभा के द्वारा वो चयनित एक व्यक्ति है। आप बोलिएगा राष्ट्रपति मालिक है, बोलने से नहीं होगा ना। वो तो शासन तंत्र का सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ है।
लेकिन जमीन का मालिक तो रैयत है ना, वो भी खुटखटी रैयत। हम खुटखटी रैयत हैं। हमारे पूर्वजों ने जंगलों को साफ किया, उन्हीं को बनाया, उसका शासन तंत्र को हमने चलाया। जो कुछ भी मेरी है, सुप्रीम कोर्ट ये भी बोलता है कि शेड्यूल एरिया में 1 इंच जमीन सरकार का नहीं है। तो ये झारखंड पंचायती राज अधिनियम कैसे आ रहा है? जब मुझे जमीन मिला है सुप्रीम कोर्ट, तो मैं ना शासन करूंगा, खनन पट्टा मैं दूंगा। आप एनजीओ को दे रहे हो, आप डिपार्टमेंट को दे रहे हो, इसके चलते डेवलपमेंट प्रभावित हो रहा है। बिल्कुल। ज्यादा सवाल नहीं लेंगे, काहे कि बहुत सारा बात होगा तो हम लोग हो सकता है घंटों का सेशन होगा, लेकिन हम कुछ कुछ बातें आपसे ये करेंगे। कुछ इसमें विरोधी भी आ रहे हैं। विरोधी मतलब इस कानून को ना लागू होने का बात कर रहे हैं। जिस प्रकार से हम लोग एक मीडिया के माध्यम से हम देखा कि शीतल ओदार जी जो कुड़मी समाज से बिलोंग करते हैं, उन्होंने बोला कि जब तक कुड़मी को आदिवासी नहीं बनाया जाएगा, पेशा कानून को लागू नहीं करना चाहिए। इसमें आप क्या ये अपना ये देंगे? यानी वो जो विरोध कर रहा है, जो मातू कुड़मी समुदाय है, यानी संविधान का कुछ भी नहीं मालूम है। ये आदिवासी को शामिल करना कोई पेशा कानून के भीतर है? ये तो संसद से पूछिए ना। आप कुड़मी जाति के लोग वहां पर संसद में बैठे हुए अपने लोगों को भेजिए, संसद भवन में जब भेजिए और संविधान में संशोधन कराइए कुड़मी को इस जाति में शामिल करने के लिए। कहां सर ये पेशा कानून आ रहा है? पेशा कानून निचले स्तर पर स्थानीय स्वशासन व्यवस्था की व्याख्या कर रहा है, ना कि मतलब संविधान को चुनौती दे रहा है। हम निचले स्तर पर 11वीं अनुसूची में जो 29 सब्जेक्ट है, गांव का जो डेवलपमेंट कैसे होगा, कृषि पर, पेयजल पर, गौण खनिज पर, आपका जलाशय पर, गरीबी उन्मूलन पर, इस पर हम काम करने की बात कर रहे हैं। और उसमें ये कुड़मी जो विरोध कर रहा है, या शैलेंद्र महतो को बोलिए, या ये शीतल जी, शैलेंद्र महतो का अलग सवाल है, उसका अलग। अब ये विरोध कर रहा है, क्या पेशा कानून लागू होने से कुड़मी समुदाय अलग हो रहा है? लोगों को बरगलाया जा रहा है। पेशा कानून यदि लागू होता है तो अनुसूचित क्षेत्रों में कुड़मी गांव भी है, बिल्कुल गांव का मामला है, ग्राम सभा का मामला है, तो ग्राम सभा में सर्वोच्च शक्ति सबको मिलने वाला है, चाहे आप आदिवासी हो या गैर आदिवासी हो, या तेली हो, तांती हो, लोहार हो, कुछ भी हो। लेकिन आपका यदि ग्राम सभा है तो ग्राम सभा को सर्वोच्च पावर मिल रहा है, ना कि इसमें आदिवासी का शब्द है। मतलब आपका कहना है कि आदिवासी गांव में आदिवासी को पावर मिलेगा, लेकिन कुड़मी गांव में तो कुड़मी का भी ग्राम सभा होगा, उसको भी पावर मिलेगा। एक्चुअल में कुड़मी या आपका आदिवासी गांव नहीं है, जो भी है ये खुटखटी गांव है। अच्छा, गांव है खुटखटी है, क्योंकि कुड़मियों के पूर्वजों ने भी गांव को बसाया, तो खुटखटीदार हो गया वो लोग भी। हाँ। हम वो लोगों हैं तो हमारे पूर्वजों ने बसाया, तो हम लोग भी खुटखटी। तो खुटखटी ग्राम सभाओं को स्वायत्त शासी संस्था के रूप में स्थापित करने की बात हो रही है। एक विधायिक पावर उसमें कैसे लाएंगे, एक संसदीय पावर हम कैसे लाएंगे, इसकी व्याख्या हो रही है, ना कि अनुसूचित जाति में हमको शामिल करो। आप तो केंद्र में जाइए, केंद्र में आप ही की सरकार है, आप तो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है। कुड़मी तो ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है। आज 400 की बात हो रही थी, आज भी पूर्ण बहुमत में है। जाइए अमित शाह से बोलिए, आप प्रधानमंत्री से बोलिए, आप नितिन गडकरी से बोलिए कि भाई हमको कुड़मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल कराइए। यहां पर आप झारखंड सरकार के साथ कहें ये कर रहे हो, और हम तो सरकार में भी नहीं है, हम तो पंचायत राज अधिनियम का विरोध कर रहे हैं। आप जब मांगिए संसद भवन से। तो ये एक्चुअल में विरोधाभास है, इसको संविधान का ABCD नहीं मालूम है, केवल राजनीति को चमकाना चाहता है लोग। हो सकता है पंचायत चुनाव में लड़े ये आदमी। और दूसरी बात हम लोग देख रहे हैं, माननीय पूर्व जो सांसद है शैलेंद्र महतो जी बोल रहे हैं कि यहाँ पे 96 में जो कानून लागू है, ये अल्पसंख्यक आदिवासी समाज शासन व्यवस्था को, मतलब क्या बोलेंगे, बहुसंख्यक समाज को तोपने का काम करेगा ये कानून। अच्छा, थोपने का काम कर रहा है। बिल्कुल। शैलेंद्र महतो पूर्व सांसद, पूर्व सांसद, बिल्कुल। ये पूर्व सांसद कहाँ के हैं? जमशेदपुर। कभी अपना इतिहास को इन्होंने देखा है? ये जो पूर्व सांसद है, आज के समय में कम से कम 75 साल हो रहा है। अपना राजनीतिक कैरियर को यदि आपको मान सम्मान बचाना ना संसद महोदय जी, आप इस प्रकार का बरगलाने की बातें मत कीजिए कि यही शैलेंद्र महतो आपका चकरदरपुर का सेता हाका गांव का आदमी है। ये 1953 और 1955 आसपास में इसका जन्म हुआ था, और वहां पर बीड़ी मजदूरों के लिए वो संघर्ष कर रहा था उस समय, और सागवान पेड़ सब लगाया जा रहा था जंगल में, फॉरेस्ट विभाग की ओर से 70-80 के दशक में। और उस समय एक छात्र नेता के रूप में उभरा था ये शैलेंद्र महतो। हाँ, शैलेंद्र, और 10 क्लास पास किया हुआ है, और उस समय उनके लिए लड़ रहा था। और उसको अरेस्ट करने के लिए जब बात उठा, दौड़ा करके उसको किया गया था, और सचिव के रूप में भी था, और देवेंद्रनाथ माझी लोग भी उस समय थे। और उस समय ये जब गोलीकांड हुआ सेरेंगा,
सेरेंगदा एक गोलीकांड है जहां आपका शैलेंद्र महतो जी 2 लेडीज के चलते वो बच गई पुलिस से, उसके ऊपर राइफल तान दिया गया था। शैलेंद्र महतो युवा अवस्था में, उसे शादी भी नहीं किया होगा, 78 का बात है, राइफल तान दिया गया था, उसको अरेस्ट करने का वो भागा फिरता था वो, और जब उसके ऊपर राइफल तान दिया तो 2 आदिवासी लड़कियों ने उस राइफल को पकड़ दिया कूद करके, अच्छा, तुरंत, और ऊपर कर दिया ऐसे, जैसे ही ऊपर किया शैलेंद्र महतो वहां से भाग गया। अच्छा, और वो भाग गया और गायब हो गया हमेशा के लिए। लेकिन उस भीड़ में आदिवासियों के उस गांव ने, सेरेंगदा में जो गोइलकारा के आसपास है, उस गांव में आदिवासियों का पूरा ग्रामीणों का हुजूम आया और वहीं पर पुलिस फायरिंग हो गया और आदिवासी लोग 3 आदिवासी लोग मर गया। आज भी सेरेंगदा में गोलीकांड के नाम से उनका शहीदों का समर्पण किया जाता है। ये तो आज जमशेदपुर भाग गया, वो बीड़ी मजदूरों का क्या हुआ, उनके लिए क्यों लड़ रहा है? और आज यदि ये 1996 को पेशा कानून को गलत बोल रहा है तो 1989 में संसद बना और 1991 में भी ये संसद बना और 1992 में इसी संसद भवन में जहां वो संसद था 73 संविधान संशोधन तैयार हुआ। संविधान का 73 संविधान संशोधन का ड्राफ्टिंग तैयार हुआ, जिसके आलोक में पेशा कानून बना। 73 संविधान संशोधन 1992 जिसको हम बोल रहे हैं, 1992 उस समय शैलेंद्र महतो सांसद था। तो 73 संविधान संशोधन के उपरांत पेशा कानून की उत्पत्ति होती है, तो 73 संविधान संशोधन को उन्होंने विरोध नहीं क्यों नहीं किया हुआ? आज यदि वो शैलेंद्र महतो जी ये कहे कि पेशा कानून गलत है, तो पेशा कानून की उत्पत्ति तो 73 संविधान संशोधन से है और शैलेंद्र महतो जी उस समय सांसद थे, तो 1991 से 1992 में आपको विरोध करना था। यानी आप यदि विरोध कर रहे हो तो 73 संविधान संशोधन का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन कर रहे हैं शैलेंद्र महतो जी। उस संवैधानिक संशोधन यानी संवैधानिक विधि का ही उल्लंघन कर रहा है। इसके ऊपर तो राष्ट्रद्रोह होना चाहिए, काहे? क्योंकि संविधान का उल्लंघन कर रहा है। 73 संविधान संशोधन के तहत जिसको पंचायत शब्द को लाया गया है और उसी पंचायत शब्द के तहत 243M का सब क्लोज 4B के तहत पेशा कानून बनाया गया संसद ने, उस संसदीय विधायी का पावर को चैलेंज कर रहा है शैलेंद्र महतो। और ये शैलेंद्र महतो चैलेंज करेगा कि 1993 में जब रिश्वत कांड हुआ था, नरसिम्हा राव और आपका बूटा सिंह कांग्रेस सरकार को बचाने के लिए रिश्वत कांड, उसमें शिबू सोरेन भी था, उसमें रिश्वत कांड में फंसा तो इन्होंने सरकारी गवाह बनना शुरू कर दिया और सरकारी गवाह बनकर के उन्होंने कहा गलती से ये पार्टी का फंड है, गलती से मेरा अकाउंट में जमा हो गया, ये विरोध करेगा। इसीलिए शैलेंद्र महतो से हम चेतावनी देंगे, अनाप शनाप बातें मत करे, अन्यथा बहुत सारा खुलासा हो जाएगा। हम खोजेंगे उस समय 1991 में आपने क्या काम किया था संसद में, ये सब आ सकता है। इसीलिए हम शैलेंद्र महतो जैसे और भी सांसदों का, तो तमाम जो ये विरोधी में जो भी है, तो लोगों को आप जब आप कंप्लीट कर देना चाहते थोड़ा सा। देखिए, जहां तक मैं शैलेंद्र महतो की बातें की है, उसी प्रकार और भी सांसद है और भी मंत्री हैं जो प्रौढ़ अवस्था की ओर रिटायरमेंट के समय पहुंच चुके हैं, क्योंकि उनकी विचारधारा सेट हो चुका है उस काल के अनुसार से, समय का। आज युवाओं का काल है और उनकी विचारधारा बिल्कुल हो सकता है उदारवादी हो सकता है, लेकिन उन्हीं उदारवादी नेताओं के चलते आज हंसिए पर हम युवा लोग हैं। आज जो देश में परिस्थिति पैदा हुई है, झारखंड में परिस्थिति पैदा हुई है, 1952 से लेकर के जो सांसद बना, जो भी मंत्री बने, जो प्रौढ़ अवस्था की ओर गए हैं, वो उदारवादी नेता हैं। उसके उदारवादी नेता के चलते आज हम हंसिए पर पहुंच गए। हम उन नेताओं का और पूर्व मंत्रियों का, पूर्व सांसदों का हम आग्रह करेंगे कि अनाप शनाप बयानबाजी ना करें, क्योंकि अब हम संविधान ने हमने पढ़ना शुरू किया है। आज मोबाइल का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, हमने स्टडी करना शुरू कर दिया है, लाइब्रेरी सबको हमने खोजना शुरू कर दिया। अब वो अपने पास में वो एविडेंस को नहीं कर सकता है। आज हमारे पास बहुत सारा एविडेंस है, एविडेंस के अनुसार हम संविधान की व्याख्या कर सकते हैं। अगर वो नेता लोग अपना राजनीतिक कैरियर को बचाना चाहता है, मान सम्मान, तो वो शांत रहे और युवाओं को आगे बढ़ने दे, अन्यथा उनको मंच तक नहीं मिलेगा। ये प्रौढ़ अवस्था का नेता लोग केवल मंच पर आते हैं, करोड़ोंपति बना लिया है, लेकिन ये संविधान समाज की बातें नहीं करते हैं। अपनी बेटा, अपना पोता, अपनी बीबी, अपनी पत्नी, अपनी बहन, इन्हीं का करता है। उनको हम चेतावनी देना चाहेंगे, अब समाज जाग रहा है, अगर इसी प्रकार की बातें करेंगी तो उसको मंच पे भी जगह नहीं मिलेगा।
बिल्कुल। तो तमाम जो आप बात कर रहे थे पेशा कानून को, क्या पेशा कानून लागू हो जाने से आपका आदिवासी समाज आगे बढ़ जाएगा या फिर ग्राम का जो ये जो भी है व्यवस्था ठीक हो जाएगा? देखिए, एक तरह से संपूर्ण तो नहीं मिल सकता है, क्योंकि पेशा कानून 29 विषयों पर कानून बनाने की विधायी शक्ति है, कार्यपालिक शक्ति है और न्यायिक शक्ति इसको मिलने वाला है। लेकिन मिलेगा तब जब अच्छे लोगों को भेजोगे। ये जरूरी नहीं कि पंचायत राज अधिनियम आपने रद्द कर दिया, मुखियाओं की जगह किसी और को खड़ा किए हो और आपको डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल के रूप में मिल भी गया, मान लिया संवैधानिक संस्था है, जिस प्रकार विधानमंडल एक संवैधानिक संस्था है, लोकसभा एक संवैधानिक संस्था, हम लोकसभा से चुन के भेज रहे हैं। आज यदि आप मनोनीत भी करोगे मुंडा मानकी के माध्यम से, ग्राम सभा के माध्यम से, हम यदि डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल में हम मनोनीत भी करेंगे, क्या वो आज के विधायक के समान नहीं बिकेगा? क्या सांसदों मंत्रियों के समान ब्यूरोक्रेट्स के अधीन या कंपनियों के कॉर्पोरेट घरानों के अधीन नहीं बिकेगा? क्या बहस कर सकता है आज के समय? पेशा कानून लागू यदि सच्ची मुच में होना है तो अच्छे लोग यदि जाएंगे, संविधान के अनुसार डिबेट कर पाएगा, पॉलिसी बना पाएगा 29 विषयों पर, तो निश्चित ही 29 विषयों पर केंद्र सरकार का डीएमएफटी का फंड, केंद्र वित्त आयोग का फंड, टीएसपी जिसको ट्राइबल सब प्लान का अरबों रुपए और माइंस एंड मिनरल्स का जो फंड है डीएमएफटी या सीएसआर का फंड, ये जो विभागों के पास, ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास है, जल संसाधन मंत्रालय के पास है, आपका पशुपालन मंत्रालय के पास है और जो भी सिंचाई मंत्रालय के पास है, ये जो सारा पैसा जो सरकार के खजाने में है उस पर हम ले पाएंगे, बशर्ते कि हमारा ऑटोनोमस काउंसिल में वैसा लोग जाए और सही मायने में अपनी विधायिका का उपयोग करे, न्यायिक व्यवस्था करे। क्योंकि आज के समय में जिस ऑटोनोमस काउंसिल का हल्का पुल्का ड्राफ्टिंग किया पंचायत राज निशा उरांव जी ने, विधायिका पावर कहां है? इसमें लिखा गया है कि ग्राम सभा सशक्त होगा जमीन वापसी का मामले में। अरे आज तक जमीन वापसी का मामला में नहीं हुआ। आज तक कितना हत्या करने पर सजा का प्रावधान है, कितने को मिल रहा है? पोस्को कानून है, पोस्को कानून करते हुए कितने लोगों को यह हो रहा है? एट्रोसिटी एक्ट है, एट्रोसिटी एक्ट का कितना गैर आदिवासियों का आपका महिला उत्पीड़न या आदिवासी उत्पीड़न के रूप में सजा मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो ये जरूरी नहीं कि पेशा कानून लागू हो जाएगा तो सब कुछ मिल जाएगा, बशर्ते कि वो कितना सशक्त रूप से उस कानून को बना पाते हैं। न्यायिक व्यवस्था में, जुडिशियल में। अब जमीन की वापसी मामला है, जमीन का वापसी आप कैसे लीजिएगा? आपका तो कोर्ट ही नहीं है, जुरिडिक्शन के लिए जिला कोर्ट नहीं है शेड्यूल एरिया का, तो शेड्यूल एरिया का कोर्ट बनाना होगा। पंचायत स्तर पर, ग्राम स्तर पर इनको भी तो बनाना होगा। को बनाएगा कौन? जिसको आप चुन के भेजोगे। जिसको अगर वही अयोग्य हो जाएगा तो आपको वही हसर होगा जो 78 साल से हुआ है। यही ब्यूरोक्रेट्स, इस ब्यूरोक्रेट्स में आज के समय में इसीलिए हम विरोध करना चाह रहे हैं। यदि पंचायत राज अधिनियम आता है तो होगा क्या? ये ब्यूरोक्रेट्स है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज यानी भारत सरकार का पंचायती मंत्रालय के पास पैसा रहता है और ये पैसा उठाता है संचित निधि से और टीएसपी फंड से। पूरा ग्रामीण विकास मंत्रालय का पैसा लाता है ये पंचायती मंत्रालय। ये पंचायती मंत्रालय झारखंड सरकार का पंचायती राज विभाग को देता है पूरा। जैसे आप आज के समय में आपका 13वें वित्त आयोग या 15वें वित्त आयोग या हाल फिलहाल में जो 15 फाइनेंस 16 फाइनेंस सब आ रहा है, वो सारा पैसा यहाँ आता है और ये पैसा आता है, ये सेक्रेटरी और एक ज्वाइंट सेक्रेटरी आएंगे, उसके पास ये इतने सारा जो जाल है विभागों का, पदाधिकारियों का, पैसा यहां खर्च होगा। यदि 1 अरब रुपए गांव के विकास के लिए यदि आता है तो पता चला कि 70 करोड़ रुपए आपका इन विभागों का देख रेख विज्ञान में, बाकी तो यही लोग भ्रष्टाचार करके खा जाएगा। बाद में पैसा कितना आता है? पता चला कि 10 लाख रुपए गांव में आता है। हम इस व्यवस्था को खत्म करना चाह रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री से लेकर के वित्त मंत्रालय आपका सीतारमण जी से भी हम आग्रह करेंगे। आज डिजिटलाइजेशन हो चुका है। आप पंचायती राज टीएसबी का मामला, जनजाति मंत्रालय का पैसा, केंद्रीय वित्त आयोग का पैसा, राज्य वित्त आयोग का पैसा इन विभागों के माध्यम से मत दीजिए। आप ग्राम सभा को ट्रांसफर कीजिए जमीनी स्तर पर। मेरा जो डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल है वहां दीजिए। आप जिला का प्रशासनिक पदाधिकारी, आपका योजना पदाधिकारी को दे रहे हो, जिला योजना समिति को दे रहे हो, वहां पर विधायक या सांसद आपका उसका मेंबर है, डीसी उसका मेंबर है। सब जो लूटने वाले लोग हैं अब उन्हीं को आप पैसा का हिफाजत करने दे रहे हो। अरे जो मांस मछली खाने वाला बिल्लियां है,
आप बिल्लियों को ही मांस मछली का हिफाजत करने दोगे, हिफाजत करेगा तो खा जाएगा सब कुछ। तो यही हुआ है। तो हम आग्रह करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सपना कहता है अपने आप को, आप जुमला है कि नहीं मालूम, लेकिन कहता है कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। आत्मनिर्भर भारत तब बनेगा जब ग्राम गणराज्य स्वशासी होगा। 2,50,000 से एबव ग्राम सभाएं हैं, आप उसको डायरेक्ट पैसा दीजिए, एक विभाग मत रखिए यहां, क्योंकि यही विभाग लोग भारत का लोकतंत्र को खतरे में डाल रहा है, फिर से गुलामी की ओर डाल रहा है। हम आजाद नहीं है आज, ब्यूरोक्रेट्स का अधीन आज पूरा सिस्टम है, नेता भी इसके आसपास घूमता है, और यही ब्यूरोक्रेट कॉर्पोरेट घरानों के साथ मिला हुआ रहता है। आप पैसा डायरेक्ट ग्राम सभा का पैसा जो हम केंद्रीय वित्त आयोग और ये राज्य वित्त आयोग, ये राज्य वित्त आयोग से पैसा हमको मिलता है, लेकिन वर्तमान समय में मुखियाओं को मालूम नहीं है, जिला परिषदों को मालूम नहीं है, और इसका गठन तक राज्य सरकार ने नहीं किया है। तो पैसा कहां से आएगा? हमको तो एक ऐसा सरकार बनाया कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, आप निचला स्तर पर एक और सरकार जो हम राज्य निर्वाचन आयोग से इलेक्ट होकर के जाएंगे। सरकार बनती है इससे निचला स्तर पर ऑटोनोमस काउंसिल में, और 11वीं अनुसूची पर काम करेगा, बशर्ते कि हमें स्वशासन करने का अधिकार दे। और इस ब्यूरोक्रेट को हटाइए। पिछले 78 साल से यही ब्यूरोक्रेट्स के चलते भारत की अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था डैमेज हो गया है। कुपोषण, गरीबी, ये ब्यूरोक्रेट्स, और ये लोग अमीर हो रहा है। यदि इनके जो सेक्रेटरी लेवल का है, जितना डायरेक्टर लेवल का, सबे घर में जांच करवा दीजिए, ईडी का छापा मरवा दीजिए, सब दूध का दूध हो जाएगा। ये लोग सारा चोर है सब, ये लोग, इन्होंने ही मतलब लोकतंत्र को अपने कैप्चर में रखा है। और ये किसका समर्थक है? ये ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश उपनिवेशवाद का ये लोग समर्थक है। हम इसीलिए स्वशासी का बात कर, आज भी हम भारतीय स्वतंत्र नहीं हुए, ये इसके अधीन है। बिल्कुल। आज हम लोग सेशन को यहीं पे समाप्त करेंगे, काहे कि हम लोग जैसे जैसे हमारे जनता हमारे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, वैसे वैसे फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। बिल्कुल। अंत में हम इतना ही आग्रह करेंगे कि ये मत ना समझे कि पेशा कानून यदि लागू होता है तो पंचायत खत्म हो जाएगा। पंचायत खत्म नहीं हो रहा, पंचायत खत्म नहीं होगा, उसके स्थान पर दूसरा व्यवस्था आएगा। यहाँ मुखिया खत्म नहीं होता है, पंचायत समिति खत्म नहीं होगा, ग्राम पंचायत जिला परिषद का सदस्य खत्म नहीं होगा, उनका स्वरूप बदलेगा। अच्छा, स्वरूप बदलेगा, मतलब ये जाएगा आपका डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल का सदस्य के रूप में इलेक्शन करेगा, या तो नियम कैसे बनेगा, सिलेक्शन होगा, वो वहां तक जाएगा। लेकिन जो सत्ता का जो विकेंद्रीकरण होना है, अब सत्ता का विकेंद्रीकरण पंचायत में नहीं होगा, जिला में नहीं होगा, और ना ही प्रखंडों में होगा, ऑटोनोमस काउंसिल में होगा सत्ता का विकेंद्रीकरण। जैसे ये सोचिए कि मेरा जो स्वशासी जिला परिषद है, ये संसद और राज्य का विधानमंडल के समतुल्य काम करेगा। चलो, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे। उम्मीद है कि इस वीडियो को आप लोग जन जन तक शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट सेशन में आप जैसे जैसे आप कमेंट करते जाएंगे, वैसे वैसे आप लोगों के लिए वीडियो हम लेके आएंगे। उम्मीद करेंगे कि आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे इस प्रकार का वीडियो तमाम हमारे बुद्धिजीवी लोगों से लेते रहेंगे, और तमाम आप लोगों को जनता से भी हम बहुत सारा संवाद करने वाले हैं। पहले हम बुद्धिजीवी संवाद करेंगे, फिर जनता से आने वाले डेट में संवाद करेंगे। इसी के साथ पब्लिक एक्शन न्यूज में अंतिम तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जोहार। जोहार।